अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था? जी जनाब, क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंग्लिश में बताओ थोड़ा सा। कीवर्ड क्या है मेरा उसमें? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट दैट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है, is a void contract. What is voidable contract? So which is one party has an option to either continue to pay the contract or rescind. One party has a right either to approve the contract or continue the contract or rescind the contract, ठीक है. And which party is this? Agreed. Aggrieved party, ठीक है. फिर हमने बात की थी void agreement. क्या डेफिनेशन है void agreement की भाई? Which is not enforceable by law, ठीक है. फिर हमने बात की थी unenforceable contract की, which has some legal defects which make it unenforceable, ठीक है. सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसको जब तक आप, जैसे हमने बात की थी आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, इन रिटेन होना चाहिए. अगर वो इन रिटेन नहीं है तो आपका वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है. इसी तरह प्रॉपर्टी जब तक आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है, मैं ज़बानी कलामी नहीं कर सकता. गाड़ी जब तक नाम पर रजिस्टर नहीं होती, गाड़ी किसकी रहती है? जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है. मैंने तुम्हें भेज दी लेकिन रजिस्टर नहीं कराई ओपन लेटर पे, ठीक है ना. बात समझ आ रही है? तो अब ये तमाम चीज़ें हैं. उसके बाद हमने कहा था आखिरी चीज़ रह गई थी चैप्टर 1 की, वो थी चैप्टर 1 का हैंड आउट है किसी के पास? हमने क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें पढ़ी थी. पहली बेस्ड ऑन वैलिडिटी, नंबर 2 बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, जिसमें हमने कहा था एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड कॉजी. कॉजी मैंने होल्ड कर दिया था, ठीक है. और तीसरी चीज थी फॉर्मेशन, जिसके ऊपर हमने एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था. उसमें एक तरीका परफॉर्मेंस में देखने का है कॉन्ट्रैक्ट को, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. इसमें एक तरीका देखने का है कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है भाई यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? एक पार्टी जो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट करे. एक party agrees with promise and आपने ये रिपीट में है लास्ट से लास्ट टाइम में पढ़ा था. क्या कॉन्सेप्ट है यूनिलैटरल का? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कितने निकले? 4 दिए थे, 3 निकल गए. तो कौन सा? कंपनी लो. क्यों? तो वही था, टफ बना था इस बार. अगली बार रिवाइज. क्या होता है? अरे सबसे कम कंपनी लॉ का ही है. उससे कुछ नहीं होता. 21 बच्चे पास हुए ना 100 में. पास हुए ना, सही है ना. अगली बार रिवाइज करके दे देंगे. चलो तो बहुत जबरदस्त है यार. आपके लिए मिठाई. अरे माशाल्लाह यार, थैंक यू यार, थैंक यू. ये अब जरा ये नए वाले हैं, इनको बोल दो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है. ये माशाल्लाह हुज़ैफा इज़ वन ऑफ माय ब्राइट स्टूडेंट एंड क्लास के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी. तलहा एंड यू एंड ताहा, सॉरी तो ताहा का नहीं निकला तो, बट काफ़ी लोग हैं. अहमद का निकल गया और जो बकेट है सलमान का निकल गया. तो कोई टिप देना चाहोगे भाई? दे दो. बिजनेस लॉ बेसिकली सिंपल होता है. बेस्ट है सर एआर के नोट्स 2 दिन लगेंगे रिवाइज होने. सिंपल है. बिजनेस लॉ में कोई टेक्निकलिटी नहीं है. सर एआर के नोट्स बेस्ट है. बिजनेस लॉ में बस एक टेक्निकलिटी है, इसको हल्का प्रिपरेशन में नहीं रहना. हाँ, ठीक है ना. अगर प्रिपरेशन में हल्का लोगे ना तो भी जो टेक्निकल होगा. तो सवाल जो समझा देते हैं ना कि सवाल में पिक क्या क्या करना है, वो समझ में आ गया ना, फिर खुद कर लो. बाकी नोट्स का याद किया. लेकिन सर से सिर्फ जो सीखने की बात है ना, वो ये कि सवाल में पिक कैसे करनी है चीजें जो आपकी सिचुएशन में पूछेगी. मैंने रिक्वायरमेंट समझ लिया, उल्टा ही ज्यादा. चलो यार, चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. यार एक चोट लग गई थी हल्की सी. अच्छा जनाब, तो यूनिलैटरल क्या होता है? देखो
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा, हम बेस्ड ऑन क्या पढ़ रहे हैं? परफॉर्मेंस। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है व्हेन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन one party already performed the contract. वन पार्टी क्या करती है भाई? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही परफॉर्मेंस से है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? परफॉर्मेंस से। एग्जाम्पल दो भाई इसकी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के फ्लेक्सिबिलिटी है कि 10 लैपटॉप आप मुझे 10 में बांट दीजिए। आपने कोई एडवांस पेमेंट की और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूँ बस का टिकट लेने, आपको कराची से हैदराबाद जाना है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब आप पेमेंट करोगे। जब आप क्या करोगे? जब पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उस वक्त एक पार्टी की परफॉर्मेंस, बोलो भाई, हो गई। ठीक है, बात समझ रही है? तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस दे देती है। नोट दो, मैं जरा इसको रीड आउट भी कर लूं। नहीं, ये वाले नहीं, इंट्रोडक्शन पे। On the foundation of execution, a contract can also be classified as unilateral or bilateral. A unilateral is one in which only one party has to perform his obligation. One party has to perform his obligation. The other party has fulfilled his part of the obligation at the time of contract itself. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना वो अपनी परफॉर्मेंस दे देती है। एग्जाम्पल क्या है भाई इसकी? ए बाय अ टिकट फ्रॉम द कंडक्टर एंड वेटिंग इन द क्यू फॉर द बस। ए ने क्या किया भाई? टिकट खरीदा और वेट कर रहे हैं बस के। और कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड एज सून एज द टिकट इज परचेज्ड। द अदर पार्टी इज नाउ टू गिव अ बस वेयर ही कुड ट्रेवल। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है वाली? ठीक है, ये क्लियर है बात। नंबर 2, एक और चीज होती है जब रिवॉर्ड का केस आता है। किसी का केस आता है? रिवॉर्ड का केस। रिवॉर्ड का केस क्या होता है? आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो? रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं। कहाँ अनाउंस करते हैं? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिवॉर्ड का केस है तो उसमें क्या होगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें? हाँ जी बोलिए। सोशल नहीं बनेगा। सोशल कहाँ था गया इसमें? सोशल के तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। रिवॉर्ड के केस में क्या हुआ? ए का एक पैड गुम हो गया, उसने बी को कहा, सॉरी बी को नहीं कहा, उसने क्या किया? एडवर्टाइज किया। क्या एडवर्टाइज किया? जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है भाई, 1 लाख रुपए दूंगा। अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कब बनना है? हाँ जनाब, जब ढूंढ के लेकर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब ढूंढ के लेकर आएगा, फर्ज कर लो बी ढूंढ के लेकर आया। बी, बोलो भाई, बोलना जरूरी है। जब बी ढूंढ के लेकर आया तो किसी एक पार्टी की परफॉर्मेंस हो गई थी। किसकी? बी की परफॉर्मेंस हो गई थी। अगर बी की परफॉर्मेंस हो गई थी तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जब बना तो एक पार्टी की परफॉर्मेंस हो गई थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ भाई? ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये आपने जैसे ही बी ने आपका ढूंढा, फाइंड आउट किया और लेकर आया तो परफॉर्मेंस उसने अपनी दे दी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कहता हूं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो की पंचिंग वर्ड है इस पूरे डेफिनेशन का, वो ये नहीं है कि एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी है। वन पार्टी हैज मेड हिज परफॉर्मेंस व्हेन, तब
एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फॉर्मेशन के टाइम पे परफॉर्मेंस हो जाए, उसको क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो भाई, क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात जहन में रखना। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम आधी चीज लिख देते हैं, आधी चीज भूल जाते हैं। अगर तुमने सिर्फ ये लिखा कि भाई एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी, उसको यूनिलैटरल कहते हैं, ये कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, बायलैटरल क्या होगा ये तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि बायलैटरल क्या होगा। जो रिवॉर्ड दे देगा जब बायलैटरल हो गया। नहीं, बायलैटरल का मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो पार्टी हैज मेड परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस देनी है, क्या लिखा है डेफिनेशन बताएं, पढ़ो, पढ़ के बताओ बायलैटरल की, पढ़ो बायलैटरल की डेफिनेशन। bilateral contract implies image of obligations on the part of both of the parties are outstanding at the time of the formation of the contract. आपका नाम क्या है? हाजिक। हाजिक ए ने हाजिक से डील किया और कहा कि भाई मैं आपसे 1 लाख रुपए के 2 टैबलेट्स खरीदना चाहता हूँ, कंप्यूटर टैबलेट्स। ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाजिक ने कहा कि मैं आपको मंगा के दे दूंगा, 15 दिन लगेंगे डिलीवरी में, ठीक है। और आपने कहा कि ठीक है 15 दिन लगेंगे, मतलब 15 दिन लगेंगे। हमारी आज नहीं है मैम क्लास कैसी, पुराने वालों की तो चलो 15 दिन लगेंगे और उसके 10 दिन के बाद पेमेंट देनी है ए ने। तो अब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कब बनना है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनना है, फर्स्ट कर लो, मैं डेट्स ला देता हूँ। ये मार्च 1 है, ये मार्च 15 है, ये पेमेंट होनी है 25 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट कब बना? ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक्सेप्टेंस के टाइम पे पेमेंट हो जाना, एक्सेप्टेंस के टाइम पे डिलीवरी हो जाना, ये मैंडेटरी बोलो भाई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का कोई ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि फौरन ही डिलीवरी हो जाएगी या फौरन ही पेमेंट हो जाएगी। और यही चीज कॉर्पोरेट होती है तुम्हारी अकाउंटिंग में, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग करते हो ना, ठीक है ना। तो वहां पे भी यही होता है ना, रेवेन्यू आपने जैसी अर्न कर लिया, बुक कर लिया, इररिस्पेक्टिव पेमेंट आई या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बट एक चेंज ये है कि यहाँ पे आपने तो बेशक डिलीवरी दी या नहीं दी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कमिटमेंट हो गई, ऑफर आई, एक्सेप्टेंस हो गई, नाउ बोथ पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आ रही है भाइयों? ऑफर एक्सेप्टेंस के नोट बचे हैं और आगे दे दें। सैटरडे से मर्ज है, सैटरडे को फ्री कॉन्सर्ट शुरू कराऊंगा मैं। फ्री कॉन्सर्ट से शुरू होगा कि कैपेसिटी तक पढ़ चुके हो ना तुम लोग, तो फायदा नहीं है। अभी इनको मैंने बोला है कि भाई कंसिडरेशन और कैपेसिटी में तुम लोगों का करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा जब ये लेक्चर देख लेंगे, उसके मैं करा दूंगा। तो लेनी हो लेने, मसला नहीं है उसमें। अच्छा भैया अब आ जाए जरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। चैप्टर 1 में कोई मसले है क्यूरी? ऑफर किस चीज को कहते हैं भाई? प्रपोजल जिसका ऑब्जेक्टिव हो एसेट लेना, एक्सेप्टेंस लेना और एक्सेप्टेंस के बाद क्या बन जाना? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑफर की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम जरा पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या पढ़ रहे हैं भाई हम? टाइप्स ऑफ ऑफर।
कितने तरीके की टाइप्स होती हैं ऑफर की? ये पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे लिखा है कितने तरीके की ऑफर की टाइप्स होती हैं। ठीक है, 4 तरीके की। पहला कौन सा है? एक्सप्रेस और इम्प्लाई। एक्सप्रेस का क्या मतलब है ये मैं बता चुका हूँ। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? आप ऑफर दे रहे हैं बाय, कैसे? बाय ओरल और रिटन में। ठीक है, तो एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि आपने ऑफर दी ओरल या रिटन। ठीक है भाइयों, फर्स्ट कर लो, अगर मैं बात करता हूं कि आपको ईमेल पे ऑफर आती है या व्हाट्सएप पे ऑफर आती है, तो इस ऑफर को हम क्या कहेंगे? रिटेन ऑफर एंड एक्सप्रेस ऑफर। अगर मैं बोल के दे रहा हूं तो क्या कहूंगा ऑफर को? एक्सप्रेस ऑफर। मैं आपके पास गया, मैंने कहा भाई ये आपकी मोबाइल फोन अच्छा लग रहा है, ये आप मुझे 50,000 रुपये में भेज, तो दैट 50,000 रुपये इज व्हाट? इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, जो आए हैं अभी ये बैठे हुए लोग हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस को मैं थोड़ा सा पेस अप करके चल रहा हूँ। रूटीन क्लास में पेस थोड़ा स्लो होगा, ये इसलिए चल रहा हूँ ताकि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे ध्यान में बैठ जाए, ताकि जब तुम वीडियो इवन देखो भी तो बहुत डिटेल वाली वीडियो बेशक देखते रहो, लेकिन तुम्हें पता हो मेन टॉपिक के अंदर मसले मसान क्या क्या। क्लियर है? बट फिर भी अगर किसी को कहीं पे लगे कि यार नहीं तो होल्ड करके समझ रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। क्लियर? ये समझ आ रहा है? दूसरी कौन सी है? इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? बाय कंडक्ट आपको ऑफर दी जा रही है, बस रूट पे चल रही है, ओपन ऑफर है, जो बैठेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसी है? हाँ नहीं, नीलामी तो बोल के देता हूँ ऑफर। नहीं देखिए, एक चीज अभी आप पढ़ेंगे ना इसमें, वो चैप्टर के अंदर ये होगा कि एडवर्टीजमेंट जो होती है जनरली ऑफर नहीं होती, दैट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। थोड़ा सा यहाँ जब आप जाएंगे डिटेल में ना, तो एक कॉन्सेप्ट चेंज ये होगा कि जो चीज़ आपको अपेरेंटली ऑफर लग रही है वो ऑफर नहीं है। आपने अपना घर रेंट पे लगाया हुआ है कि मैं इतने पे, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा मैं आपके घर को 50,000 रुपये रेंट में लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक्सेप्ट कौन करेगा? आप करेंगे। तो जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो ऑफर, वो क्या है? इट्स अ इनविटेशन फ्रॉम यू टू मी, इज अ इनविटेशन कि भाई मैं आपको ऑफर दूं एंड देन यू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी हम जब डिटेल पढ़ेंगे और आ जाएगा। बट बस का रूट चल रहा है, क्या होगी ये? इट्स अ इम्प्लाइड ऑफर। बात क्लियर हो रही है? या एक कुली आया, उसने आके आपका सामान उठा लिया, ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? बाय कंडक्ट बना। तो जो एक्शन है उसका क्या वो रिटन है? नो सर। क्या वो बोल के कर रहा है? नो सर। वो क्या है? इम्प्लाइड है। और जब आप कुछ नहीं बोल रहे उससे, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? तो आप बाय कंडक्ट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात समझ रही है? जब उसने कहा, उसने ये एक्ट किया, उसने इम्प्लाइड ऑफर दी और आपने एक्सेप्टेंस दी बाय कंडक्ट, तो ये क्या बन गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बाय कंडक्ट होता है। दूसरी चीज आती है आपके पास स्पेशल एंड, बोलो भाई, जनरल ऑफर। अच्छा फिर इधर देख लो पहले। अहमद ने बाबर को ऑफर दी कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं 50 लाख रुपए में। क्या करना चाहता हूं? गाड़ी खरीदना चाहता हूं 50 लाख रुपए में। ये क्लियर है? किसको ऑफर दिए? बाबर को दिए।
इस ऑफर को क्या कहूंगा मैं? एक्सप्रेस ऑफर। और दूसरी कैटेगरी में क्या कहूंगा? स्पेशल या जनरल? स्पेशल या जनरल? किसको दी गई ऑफर? ये स्पेसिफिक ऑफर है, ये स्पेसिफिक ऑफर है। क्या ये स्पेसिफिक ऑफर किसको दी गई है? बाबर को दी गई है। बाबर इसको क्या कर सकता है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, बाबर को ऑफर दी गई कितने की? 50 लाख की, ठीक है। बाबर ने इसकी ऑफर क्या करनी है? एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, ठीक है। एक बंदा है चौहान, क्या वो अहमद को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करा सकते हैं ऑफर को? क्योंकि उसको ऑफर नहीं दी है। जिसको ऑफर दी है वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। बात क्लियर है? इसको उल्टा करके देखें, बाबर ने अहमद को ऑफर दी 50 लाख की। एक और केस से नहीं बना रहा हूं, कितने की ऑफर दी? 50 लाख की। अहमद ने इसको एक्सेप्ट करता या रिजेक्ट करता। चौहान ने बाबर को कहा कि मैं ये गाड़ी 50 लाख में खरीदने को तैयार हूं। किसने कहा? अहमद। बाबर ने किसको ऑफर दी थी? अहमद को। क्या दी थी ऑफर? 50 लाख में क्या गाड़ी ले लो। चौहान ने कहा कि भाई 50 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूं, ये गाड़ी मुझे दे दो। अहमद अभी हेजिटेंट है। अहमद ने ना हाँ किया ना। बाबर ने चौहान को मना कर दिया। क्या किया? ठीक है, तो बाबर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसका प्रपोजल। किसका? चौहान चला गया भाई कहां पे? कोर्ट में। किस चीज के लिए? कि देखो भाई मैं, इन्होंने ऑफर दी हुई थी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं आप इनसे कहें कि भाई ये मुझे या तो डैमेजेस दें या गाड़ी बेचें। क्या कोर्ट क्या कहेगी? तुम बताओ। डिस्कस कर देंगे। क्या कहेगी? क्यों कहेगी? सर उसको ऑफर नहीं दी थी। चौहान को ऑफर नहीं दी थी। एक बात ये कहेगी, और ये कहेगी कि चौहान ने जो इसको दिया था वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, बल्कि क्या थी? ऑफर थी। क्या थी? ऑफर थी। बाबर इज आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये याद रहेगा, ठीक है। तो एक रूल ये है कि जो भी स्पेसिफिक ऑफर होगी आपकी, स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन। उसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये लिख लो अपने पास। ऑन बायलैटरल का मतलब ये है कि एक मिनट यार, मैं तो ऑनलाइन वाले को भी जवाब दे दूं। बायलैटरल का मतलब ये है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना उस वक्त दोनों पार्टीज में से किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया था। यानी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें 100 बैग में शुगर प्रोवाइड करूंगा 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा पहली मार्च को, ये बैग मैंने प्रोवाइड करने तुम्हें 15 मार्च को, और उसकी तुम्हें पेमेंट देनी है 30 मार्च को। तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ दैट इज 1 मार्च, उस पे ना तुमने शुगर डिलीवर की थी ना मैंने पेमेंट की थी, और दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैं पूछा था ये चौहान दे रहा है, ये खाली ऑफर है, काउंटर ऑफर है? अभी आता हूँ मैं इसमें। सवाल याद रखिएगा तुम, काउंटर ऑफर तुमने कहा कि चौहान जो दे रहे हैं कैसे काउंटर ऑफर है या नहीं है, ठीक है। उसने जो सुना था ना बाबर उसको दे रहा था। देखो एक चीज ध्यान में रख लो, चलो मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ। काउंटर ऑफर वो देगा जिसको ऑफर दी गई है। क्या बोला मैंने? इसको दी गई है। काउंटर ऑफर वो देगा जिसको ऑफर दी गई है। बात समझ आ रही है? बाबर ने किसको ऑफर दी, तो ये काउंटर देगा ना। सुना चौहान ने भी। तो तुम समझे नहीं। काउंटर ऑफर का क्या मतलब है? काउंटर का मतलब है कि भाई तुमने मुझे कुछ कहा, तो उसके बाद तो मैंने तुम्हें कुछ कहा और तुमने उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ कहा। सही है। एक थर्ड पार्टी जो इस पार्ट ऑफ द वो है ही नहीं, तो काउंटर नहीं कर सकती। समझ रही है? तो ये काउंटर नहीं है। काउंटर ये होगी कि मैंने तुम्हें कहा कि भाई 5 लाख
तुमने कहा नहीं यार 5 मिलियन में नहीं लूंगा मैं, मुझे 4 मिलियन में चाहिए, और आते इस पे भी। ये बात समझ आ रही है भाई? स्पेसिफिक ऑफर को कौन अप्रूव करेगा? ओनली स्पेसिफिक पर्सन अप्रूव करेगा, उसके अलावा कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है भाइयों? जनरल ऑफर क्या होती है भाई? इसको मिटा दो, लिखना है किसी को? ऐसे ही आज पहली क्लास में दूसरी क्लास से ऑफर एक्सेप्टेंस की तो पहली क्लास है, नहीं वैसे ये 3rd क्लास है। तुम वीडियो ले लो ना। आधी कौन तो वीडियो में पढ़ रही है भाई अभी। ऐसे मेरा मानना है कि फिजिकल क्लास फिजिकल ही होता है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो ये जो आप ऑफिस टाइम की बात यार मुझे डायरेक्ट आना। अब ये क्लासेस का रुकाना नहीं है वीकडे में 1 क्लास, सैटरडे संडे होगी। सर। कोशिश करें उस दिन रखें जब हमारी क्लासेस 8-6 बजे तीसरी क्लास अटेंड। यार मेरा ये पीछे था, वेडनेसडे ही मेरा फिक्स है। कितने बजे क्लास खत्म होती है? कौन सा दिन है? खत्म हुई थी 6 से अभी 8 बजे की शुरू हुई और सुबह 9 बजे आएगा। मैं सुबह 8:30 से ऑफिस आया हूँ, कहानी ही नहीं दो मुझे। सर आपको कमाने भी आए ना, तो तुम भी कमाओगे ना, बड़े होगे क्या करोगे तुम? सीएम करोगे ना, अब पैसे की मशीन तो बन जाओगे फिर, और क्या करना है भाई? ये सारी कंप्लेन है ना 24 साल के बाद भूल जाओगे तुम। उसके बाद तुम एक चीज याद रखोगे, बस सेविंग कितनी बिल्ड करनी है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना होगा। लेकिन जिस तरह माशाल्लाह से पाकिस्तान की कंडीशन जा रही है ना, इकोनॉमी इज गोइंग एक्सट्रीमली, तो स्टॉक मार्केट तो ब्लड बाथ हो गया। तो 3 दिन में 4% का लॉस, 3.5% का। अच्छा भाई, अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी, अहमद का क्या गुम हो गया था? क्या गुम हो गया था भाई? पैड गुम हो गया था। तो उसने क्या दी थी? एडवर्टीजमेंट। ये जो एडवर्टीजमेंट दी गई है, ये क्या चीज है? दिस इज अ जनरल ऑफर। ये क्या चीज है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मैंने अखबार में लगा दिया, बड़ा बड़ा 1 लाख रुपए दूंगा, जो भी मेरी जो भैंस भाग गई है उसको लाके देगा। ठीक है भाई, सवारी है। अब इस ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी कर सकता तुम कर सकते हो, है सर, आप, कोई भी कर सकता है। अच्छा फर्ज कर लो, नाम क्या आपका? सैफ। तुम्हें अहमद की जो भैंस है वो मिल गई। तुमने कहा यार मैं शरीफ आदमी हूँ, आपने वो जाके किसको लेवर कर दी? अहमद को। आपको एडवर्टीजमेंट नहीं पता था। अब आप अगले 2 दिन बाद आप घर आए तो आपको पता चला, यार अखबार पढ़ा तो पता चला कि इसके ऊपर क्या था, 1 लाख का रिवॉर्ड था। क्या आपको मिल जाएगा? नो सर। क्यों? तो हमने नो क्यों बोल दिया? क्या सर दोबारा उस टाइम पता नहीं था तो एक चीज लिख लो अपने पास। हाँ जी, आप कुछ बोल नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। एडवर्टीजमेंट जब दे दी तो कोई बंदा पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, देखिए एक चीज ध्यान में रखेगा, एडवर्टीजमेंट दी है ना रिवॉर्ड की, एक सिर्फ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है? कि सैफ के पास इस ऑफर की नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये रिवॉर्ड है, एंड देन ही इज एक्टिंग ऑन दैट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। ये क्लियर है? सैफ पहले अहमद को फोन करके नहीं बोलेगा कि भाई मैं अब ढूंढने निकल रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है। सैफ क्या करेगा? अगर उसको ये पैड मिल गया, उसकी नोटिफिकेशन में है, देन वो इस जनरल ऑफर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो जनरल ऑफर का रूल क्या निकला? जनरल ऑफर का रूल ये निकला कि इट शुड बी, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्ट बाय एनीवन विद कंडीशन क्या है?
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस चीज की? पढ़ लो जरा भाई, दो चीजें हो गई हैं। एक्सप्रेस ऑफर मीन्स ऑफर मेड बाय वर्ड स्पोकन और written. For example, I offer you to purchase my car for rupees 1 million. Implied offer means offer by the conduct of the parties or circumstances of the case. For example, transport company runs a bus on a particular route for a certain fare. ठीक है, बात क्लियर है? Yes. Specific offer. When an offer is made to a definite person, it is called a specific offer. And when it is made to the world at large, it is called a जनरल ऑफर। तो क्या भाई, क्या वर्ड क्या निकले जो बोल्ड किए हुए मैंने? अगर आप डेफिनेट पर्सन को ऑफर देते हैं तो वो क्या चीज है? स्पेसिफिक है। और अगर एट लार्ज पॉपुलेशन को देते हैं तो क्या है? जनरल ऑफर है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय डेफिनेट पर्सन ओनली, वेयर एज जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन और पर्सन विद, हाईलाइट करो, नोटिस ऑफ द ऑफर, with notice of the offer, come forward and accept the offer. उसकी नोटिस में होना लाजमी है। यहाँ तक क्लियर हो भाई? कोई कंफ्यूजन? So that was बताया कि टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया? अब टेस्ट मिल गया कि टाइम खत्म हो गया, कर दीजिए। जल्दी एग्जामिन देगा, एग्जामिन रिपीट करेगा। जो आपने से सवाल पूछा था गोल्डन में, तो क्या बात हुई? मैंने कहा कि भाई मैंने एक एडवर्टीजमेंट दी, इनको नॉलेज नहीं थी उस एडवर्टीजमेंट की, और इन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन कर दी। मतलब उन्होंने पैड ढूंढ लिया, मुझे ला के दे दिया, मैंने नॉलेज में नहीं था। सही। तो क्या मैं इनको रिवॉर्ड देने के लिए लायबल हूँ? नहीं। नो। वाई? और इन्होंने मांगा कि नहीं है, व्हाट यू ने उस वक्त नहीं मांगा, लेकिन बाद में इन्होंने मांगा। इन्फॉर्मेशन उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोर्ट में कैसे प्रूव होगा? दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बट लॉ क्या है? लॉ कहते हैं कि ऑफर की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये इनका जो एक्ट है वो वॉलंटरीली एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? तो वॉलंटियर एक्ट्स के ऊपर आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता आमतौर पे। आपको मैक्सिमम रीइंबर्समेंट दी जाती है जो आपके खर्चे वर्चे हुए, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है? तुम्हें क्लियर है? नॉलेज कैसे प्रूव करेंगे? हमें नॉलेज कैसे प्रूव करेंगे? नॉलेज प्रूफ करने का डिफरेंट है कि भाई मैंने जब कर रहा था तो मुझे हमारा काम तो क्या चीज़ प्रूव वगैरह करना। लॉयर का काम है, आपका थोड़ी है। मतलब लॉयर जो होगा वो प्रूफ करेगा कि भाई, प्रूफ के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं कि भाई आपने क्या कहते हैं अखबार पढ़ा था, आपके वहाँ अखबार मौजूद है, भाई हमने देखा था अखबार, हम खरीदते हैं, हमारे आता है अखबार, ऐसा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? दो काइंड्स आपको पता चल गई। तीसरी काइंड्स है क्रॉस एंड काउंटर ऑफर। अच्छा जी, ए ने बी को एक ऑफर दी कि मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। ठीक है, ए ने बी को क्या दी? ऑफर दी। बी इसको क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या क्या वो ये कह सकता है कि भाई आपकी ऑफर कम है, मुझे एटलीस्ट इसके लिए 12 लाख रुपए चाहिए। कह सकता है ये? बोलो भाई सैफ, क्या ये कह सकता है? अगर वो ये कहता है तो वो क्या करता है? बोलो भाई, चेक करता हूँ। तुम फोकस इधर रखो।
ए ने बी को क्या दी, ऑफर दी, कितने की, 10 लाख रुपए की गाड़ी आप मुझे दे दें। बी ने क्या एक्सेप्ट किया, जोर से बोलो, बी ने एक्सेप्ट नहीं की। बी ने क्या किया, बी ने कहा कि भाई मैं 10 लाख में लूँ गाड़ी, अगर आपको ये खरीदनी है मुझसे आप 12 लाख में खरीद लो। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ आ रही है तुम्हें, समझ आ रही है? हाँ, रिजेक्शन तो हो गई, लेकिन रिजेक्शन ये नहीं हुई कि मैंने बेचनी नहीं है। ये क्या हुआ, उसने क्या दे दी, काउंटर ऑफर दे दी। क्या दे दी, काउंटर ऑफर दे दी। 12 लाख की क्या दी, काउंटर ऑफर। ये समझ आ रही है बात? तो ए ने बी को ऑफर की, बी ने उस पर क्या दी, काउंटर ऑफर दे दी। ये बात ये तो समझ आनी चाहिए। अब काउंटर ऑफर का एक इफेक्ट है, क्या है वो क्या चीज है, क्या होगा काउंटर ऑफर देने के बाद? काउंटर ऑफर तो ए नहीं दे सकता, एक्सेप्टर ए देगा ना काउंटर ऑफर। नहीं, देखो काउंटर ऑफर मल्टीपल टाइम हो सकती है। ए ने बी को कितने की ऑफर दी, 1 मिलियन की, ठीक है, 10 लाख की। बी ने ए को क्या दी, कितने की, 12 लाख की। ए इस काउंटर ऑफर में भी काउंटर ऑफर दे सकता है कि ठीक है मैं 11 लाख 10 हजार देने को तैयार हूँ। अब बी इसको फिर बोल सकते हैं नहीं भाई मैं 11 लाख 50 हजार, बार्गेनिंग चल रही है। तो बार्गेनिंग होना क्या है, काउंटर ऑफर है। बट इस काउंटर ऑफर का एक इफेक्ट है, उस इफेक्ट को आपने याद रखना है, एग्जाम फोकस भी इफेक्ट है। अगर ए इस काउंटर ऑफर को रिजेक्ट कर दे, क्या कर दे भाई, अब बी फिर बोले, ये अब जरा गौर से सुनना भाई, बी बोले ठीक है भाई मैं 10 लाख में आपको ये गाड़ी बेच दूंगा। मैं क्या करूंगा भाई, 10 लाख में ये गाड़ी बेच दूंगा, और ए अब मना कर दे तो क्या होगा? हाँ सॉरी, ऑफर खत्म हो जाएगी, क्यों? ये यहाँ से पूछा है मैंने, ऑफर क्यों खत्म हो जाएगी भाई, ऑफर तो थी। बोलो ना, बोलना जरूरी है जी, तुम्हारा समझते हैं। ए ने बी को क्या दी, जोर से बोलो, जोर से ऑफर दी है, कितने की, शेयर कितने की ऑफर है। बी ने क्या किया, बी ने इसको 12 लाख की ऑफर दी, क्लियर। बी ने ए को क्या कहा कि नहीं भाई 10 लाख में मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा, आप मुझे 12 लाख देते हो तो मैं गाड़ी दे दूं। तो बी ने ए को क्या दी, जोर से बोलो, काउंटर ऑफर, ठीक है ना। ये जो काउंटर ऑफर है इसको ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इधर रहो भाई, क्लास में नहीं रहोगे, जिस्मानी और रूहानी तौर पे आपको क्लास में होना लाजमी है। बी ने ए को ऑफर दी, काउंटर ऑफर दी, कितने की, 12 लाख की। ए ने उसको क्या किया, रिजेक्ट किया, जैसे फात मुस्तफा नहीं करता, क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब बी को रियलाइज हुआ यार मैंने फंड मार दिए, क्या किया मैंने, इसके तो 9 लाख मिल जाए बड़ी बात है, ये 10 लाख दे रहा था। मैं इससे कहता हूँ कि भाई ये 10 लाख की जो ऑफर आपने दी हुई है, कौन सी वाली, पुरानी ऑफर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सुन दो, जज्बाती हो रहे हो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बी ने कहा कि ठीक है भाई मुझे आप 10 लाख रुपए दे दे, मैं गाड़ी दे दूंगा। अब ए का मूड बदल गया, मूड का तो कुछ नहीं पता ना भाई, किसी का भी बदल जाता है। ए ने कहा अब कि नहीं भाई मैं अब ये गाड़ी आपसे 10 लाख में नहीं खरीदूंगा। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, क्या बी कोर्ट में जाके अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा सकता है? क्यों? काउंटर ऑफर इसका इफेक्ट ये होता है कि पुरानी ऑफर लैप्स हो जाती है। बोलो क्या होती है, लैप्स हो जाती है। तो भैया एक बार जो इस दायरे पानी से कूच कर जाएगा वो क्या होगा,
वापस नहीं आ सकता। ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को कि जो इस दुनिया से चला गया वो इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। इसी तरह अगर एक ओरिजिनल ऑफर को काउंटर ऑफर ने खत्म कर दिया तो दोबारा से वो ऑफर अलाइव नहीं होगी, तो ऑफर हैज बीन लैप्स्ड। ये लिख लो अपने पास, ठीक है। तो ऑफर क्या हो जाएगी, काउंटर ऑफर लैप्स द ओरिजिनल ऑफर। ये क्लियर है। 5 मिनट में दूसरा कॉन्सेप्ट समझने पे नमाज का ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का। यहाँ तक क्लियर हो भाइयों? कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, सही है, काउंटर ऑफर समझ आ रहा है। अब आ जाते हैं क्रॉस ऑफर पे। क्रॉस ऑफर क्या होता है भाई? सैफ क्या अंदाजा है, क्रॉस ऑफर क्या होगी? क्रॉस हो जाएगी, पढ़ के बताओ। नहीं वही बताएगा, सैफ बताएगा। सैफ हाँ तो मिटा, अच्छा सॉरी वीडियो में होगा ना, वहीं से छाप लेना। अच्छा भाई, क्रॉस ऑफर क्या होती है? अच्छा, एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, चांसेस बड़े कम होते हैं। एक बंदा कौन है भाई? अहमद। दूसरा बंदा कौन है? बाबर। अब ये देखेंगे आप, ये क्या कहते हैं ना, जहन से जहन कैसे मिलते हैं। अहमद ने एक व्हाट्सएप किया बाबर को कि मैं आपकी दुकान से 10 लैपटॉप परचेज करना चाहता हूँ एट द ₹1 मिलियन। इसने अहमद ने बाबर को क्या दी? अहमद ने बाबर को क्या दी? ऑफर दी। ये याद रहेगा। अच्छा, बाबर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बाबर ने इन इग्नोरेंस ऑफ दिस, जब ये इस वक्त व्हाट्सएप कर रहा था, बाबर ने ईमेल की अहमद को। किस चीज की? कि मैं आपको लैपटॉप, उसको ये पता चल गया था कि हमारी कंपनी को 10 लैपटॉप चाहिए। उसने एक ऑफर की कि मैं आपको 10 लैपटॉप देना चाह रहा हूं एट द ₹1 मिलियन। कितनी ऑफर है इसमें? कितनी ऑफर है? 2 ऑफर है। ये क्लियर है? 2 है। पहली कौन सी है? अहमद ने बाबर को दी। दूसरी बाबर ने उसको दी। आइडेंटिकल ऑफर है, ठीक है। अगर डिफरेंस होता तो फिर तो मसला आ जाता कि यार मिसमैच है, दोनों ऑफर अलग अलग हैं। बट यहाँ आइडेंटिकल ऑफर है। क्या मैं, सैफ तुमसे सवाल है, क्या मैं बाबर की ऑफर को एक्सेप्टेंस शीट कर लूं? हो भी सकता है, और बट एग्जाम में मसला है कि ना हो भी नहीं सकता और नहीं भी हो सकता। हमें कानून बताएगा कि हो सकता है नहीं हो सकता। रूल पढ़ो और फिर बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बताओ। दिस क्रॉस ऑफर इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, यानी इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। दिस इज ऑफर, इट्स अ सेपरेट ऑफर। तो 2 ऑफर एक सेम आइडेंटिकल नेचर की आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। ये याद रहेगा भाइयों, ठीक है। छोटे छोटे लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो क्रॉस ऑफर में क्या है कि भाई क्रॉस ऑफर डू नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ये याद रहेंगी भाइयों, आपको बातें, ठीक है। नमाज का ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह फिर रिज्यूम करते हैं। और 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें नमाज
अभी दोनों कैंसिल करके मतलब ये तो हो नहीं सकते एक्सेप्टेंस, उसके बाद वो एक जना को एक समझ लो एक बात, बाबर ने इसको ऑफर दी, अहमद ने इसको ऑफर दी, अहमद ने कहा कि मैं ठीक है मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी? वही ऑफर एक्सेप्ट, देखो काउंटर में और क्रॉस में फर्क क्या है, काउंटर ओरिजिनल ऑफर को खत्म कर देती है, बट यहाँ दो सेपरेट ऑफर्स हैं, तो अगर कोई भी एक्सेप्ट हो जाती है, बाबर ने अहमद को ऑफर दी, अहमद ने एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। काउंटर में जब काउंटर को एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑफर डेड नहीं हो रही है, क्लियर है? अच्छा भाई, हमने अभी यहाँ पे ऑफर्स की टाइप्स को देखा कि पहले हमने कहा एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकती है, फिर स्पेसिफिक एंड जनरल हो सकती है, और तीसरी बात हमने कहा कि काउंटर या क्रॉस हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग एंड ओपन ऑफर क्या होती है। इट इज इफ एन ऑफर इज ऑफ ऑनगोइंग नेचर, पेज नंबर 2, इफ एन ऑफर इज ऑफ ongoing nature, it is said to be a standing offer. A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of tender. Sajid required a large quantity of certain goods during a year and offered this by an advertisement. Adil supplied those goods at a specific rate. Every supply of Adil is an acceptance of the standing offer. अच्छा देखो ये किस तरह की ऑफर होती है। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर है वो आप किसी स्पेसिफिक टाइम में, अब आप बार बार ऑफर दो, आप एक स्टैंडिंग ऑफर दे देते हैं, ठीक है। ऑफर ये है कि भाई मैंने आपको 6 महीने तक शुगर सप्लाई करनी है एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, ठीक है। आपने कोटा अलॉट कर दिया, कितने का? फर्स्ट कर लो 100 kg का। ये आपकी तरफ से क्या है? ये आपकी तरफ से क्या है? स्टैंडिंग ऑफर है। पहली बार बंदा जिसको आपने ऑफर दी थी उसने कहा कि मैं आप मुझे 20 kg डिलीवर कर दें, उसने कितने की ऑफर एक्सेप्ट की? 20 की ऑफर एक्सेप्ट की। उसके बाद आप आगे गए, अगला महीना आया, फिर उसको 20 kg चाहिए थे, फिर उसको 10 kg चाहिए थे, एंड सो फोर्थ कि आपका ये 100 kg मुकम्मल हो गया। तो दिस ऑफर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ये बात समझ आ रही है? ये क्लियर है? ये ऑफर ये है कि आपका ड्यूरेशन बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑफर दी और उस बंदे ने एक्सेप्ट किया और देन खत्म हो गई बात। वो आपने एक स्टैंडिंग ऑफर दे दी कि बार बार ऑफर देने से बेहतर है कि मैं एक ऑफर दे दूं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जिस जैसे उसको अब एक्सेप्टेंस वाला क्या कर रहा है, वो उस पे थे जितना जितना करता जा रहा है वो एक्सेप्ट करता जा रहा है। ये क्लियर है? देखो यही एग्जाम्पल दिए मैंने, मेरी एक शुगर मिल है, आपका बिजनेस है कन्फेक्शनरी का, आपको मुझसे क्या चाहिए होगा? शुगर चाहिए। आपने कहा यार मुझे 100 kg अगले 6 महीने का दिया आप चाहिए होंगे। आपने कहा कि ठीक है भाई, ये मैं एक स्टैंडिंग ऑफर देता हूँ, मैं एक स्टैंडिंग ऑफर देता हूँ कि मैं आपको ये शुगर कितने में प्रोवाइड करूँगा? 6 महीने का, जो भी आपकी मेरी ऑफर है, ये स्टैंडिंग ऑफर है। अब इसमें ये है कि आपने 20 kg दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 में से आपने कितना लिया? 20, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑफर कितने की थी? एक लॉट आपको असाइन हो गया। अब नाउ यू आर एक्सेप्टिंग इट इन डिफरेंट इंटरवल्स। दो चीजें हैं, जरा और से समझ लो पहले, देखने से पहले। फर्स्ट कर लो, मैंने तुमसे कांटेक्ट किया कि 100 किलो आप शुगर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपने कहा ठीक है मैं 100 किलो लेने को तैयार हूँ। क्या तैयार हूँ? 100 किलो मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ। तो 6 महीने में इन एनी केस अगर ये स्टैंडिंग ऑफर नहीं है तो आपने कितना लेना है इससे? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। सिर्फ 100 किलो लेना है। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन स्टैंडिंग में क्या फर्क है कि अगर फर्ज कर लो आपकी 6 महीने की रिक्वायरमेंट 100 से कम होकर 80 हो गई तो कोई इशू, बोलो भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेप्टेंस कितने की हुई है? 100 किलो की। 100 किलो तो ऑफर थी। अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस की, लेकिन 6 महीने में आपने कितना लिया? 80 लिया। अगर 80 लिया तो आपके ऊपर 20 किलो की ऑब्लिगेशन होगी इसमें। क्यों?
दोबारा समझो भाई, जरा गौर रखो, चीज़ों पर गौर रखना बहुत ज़रूरी है। पहला सिनेरियो 100 किलो की नॉर्मल ऑफर है। 100 किलो की क्या है? आपने 100 किलो की ऑफर दी, मैंने आपको 100 किलो की ऑफर दी, आपने 100 किलो की ऑफर एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये तो क्लियर है ना। अब ये मत कहना कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो जब बन गया जब ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब 6 महीने में अगर आप 100 kg नहीं लेते, आप 100 kg मुझसे नहीं लेते, तो आप क्या करेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आप अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहे। ये समझ आ रही है भाई? लेकिन जब ये स्टैंडिंग ऑफर होगी तो इसकी एक्सेप्टेंस डिफरेंट होगी। आपने कहा भाई मैं स्टैंडिंग ऑफर है 100 kg तक की ऑफर है, और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एक्सेप्टेंस होती है। तो अगर फर्ज कर लो तुमने 20-20 करके लिया या 10-10 kg करके लिया और टोटल 6 महीने में तुमने 80 kg लिया, तो एक्सेप्टेंस कितने की दी तुमने? 80 kg की। तो 20 kg की ऑफर तो है, क्या नहीं है उसकी? तो जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बोलो भाई। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो ऑब्लिगेशन आएगी आपके ऊपर। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ब्रीच नहीं है। तो स्टैंडिंग ऑफर का ये फायदा होता है कि आपके ऊपर बार नहीं है कि आपने यानी कि सब कुछ पूरा कर देना है। बात क्लियर है? ये समझ आ रही है? तो स्टैंडिंग ऑफर क्या है? इट इज एन ऑनगोइंग नेचर ऑफर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर ओनली व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर। यहाँ तक क्लियर हो भाई? कोई कंफ्यूजन? जी बिल्कुल, लिखा होगा ये कि स्टैंडिंग ऑफर, और आपको इस तरह से इसको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन? भाई 8:15 तक क्लास है ना? 8 बजे तक, 8:15 बजे तक कोई इशू तो नहीं है? क्या कहाँ जाना है? हैदराबाद तो नहीं जा रहे ना? कहाँ है घर? मेरे साथ चलना। कहाँ, कौन से ब्लॉक में? तो नॉर्थ तक तो मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद क्या रह जाएगा तुम्हारा? हाँ, SWBL से जाओगे? 8 बजे के बाद नहीं जल्दी? अच्छा चलो 8 बजे खत्म करते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्किप करके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जो स्किप कर रहा हूँ इसका ये नहीं क्या ये पढ़ना नहीं है, ये कहाँ मौजूद है? हाँ, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ठीक है ना। और स्किप करने का ये मतलब नहीं है हम इस पर वापस नहीं आएंगे, इस पर वापस आएंगे जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे। क्लियर है? इसमें एक पॉइंट है कि ऑफर की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैं एक डिफरेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ इसी में, इसको मिटा दूं, ठीक है। तुम लोगों को एक्सेस मिल गया वैसे के पोर्टल का? कब तक मिलेगा? कल से मिल जाएगा? तो एटलीस्ट यार मेरी रिक्वेस्ट ये कि एटलीस्ट वीडियो देखना शुरू कर दो। हफ्ते की 2-3 वीडियो भी देख लोगे ना तो काम हो जाएगा तुम लोगों को। जब पहले चैप्टर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो तुम ले चुके हो। तो ऑफर एक्सेप्टेंस से शुरू करोगे, देन कंसिडरेशन, और उसके बाद फिर कैपेसिटी, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, ऑफर और एक्सेप्टेंस, मैं भी इसकी नोट से नहीं, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। ऑफर और उसके बाद क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है। इन दोनों का कम्युनिकेशन होना लाजमी है। सिर्फ क्या होना लाजमी है? कम्युनिकेशन होना। क्या मतलब है? ए ने ऑफर लेटर बनाया और बी को कम्युनिकेट नहीं किया, क्या ऑफर हो जाएगी? नो सर, बिल्कुल ऑफर नहीं होगी। लॉजिकल बात है। ऑफर जब तक नहीं होगी जब तक
कम्युनिकेट ना हो, और ड्यूली कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। ए ने ऑफर लेटर बनाया, अब सी को कहा कि मैं कल बी को ऑफर देने जा रहा हूँ, इस टेंडर जो इसने दिया है कि भाई ये शुगर के जो बैग्स हैं मैं आपको 100 रुपये में आपको दे दूंगा। सी ने किसको बता दिया? बी को बता दिया। बी ने आगे एक और पार्टी थी डी, ये कितने में बेच रहा था? 100 रुपये पर किलो में देने को तैयार था। एक पार्टी थी जो 105 रुपए की ऑफर दे रही थी, किसको दे रही थी? किसको दे रही थी? साधो भाई कनेक्ट हो। इसने इस पार्टी को मना करना था या चलना था इसके साथ? सेफ। क्यों? वो सस्ता है, ये महंगा है, तो इसने इसको मना कर दिया। बी ने डी को मना कर दिया कि भाई मुझे ये ऑफर दे देगा, ठीक है। ए का इरादा बदल गया, ए ने इसको ऑफर नहीं दी। और है साधो, सारे पॉइंट याद रहेंगे। क्या हुआ इस इवेंट में? सेफ क्या हुआ? ए ने लेटर बनाया, ऑफर लेटर बनाया सपोज कि भाई मैं ये प्राइस दूंगा, ये क्वांटिटी देने को मैं रेडी हूँ, लेकिन उसने अभी कम्युनिकेशन नहीं की। उसने किसको बताया? सिर्फ सी को बताया। सी बी का भी दोस्त था, उसने किसको कम्युनिकेट किया कि भाई ए ने ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ें तैयारी करके रखी है, सिर्फ उसने आपको कम्युनिकेट करना है, तमाम चीज़ें रेडी हैं, ठीक है। सी ने किसको बताया? बी को कि भाई ये 100 रुपये में देने को तैयार है। बी के पास एक और पार्टी थी, वो 105 में दे रही थी, ठीक है। डी ने 105 में देना था, डी को उसने मना कर दिया। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ए कितने में दे देगा? 100 रुपये में। ए का नेक्स्ट डे इरादा बदल गया और उसने वो ऑफर नहीं दी। क्या बी ए के ऊपर केस फाइल करके ये 5 रुपए का डैमेज रिकवर कर सकता है? क्यों? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट हुई नहीं। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है? ये समझ आ रही है? नंबर 2 पॉइंट, इसका उल्टा, ए ने बी को कितने की ऑफर दी? 100 रुपए की। ये अब इसको हम चेंज कर देते हैं। ए ने बी को ऑफर दी, इसको मिटा दिया, सही मिटा दूं? लिखना तो लिख लो, एक में होल्ड कर लो फिर। वैसे मैंने बोला भी है कि यार एग्जाम्पल ही लिख लिया करो, ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अब पहला सिनेरियो तो समझ आ गया, दूसरा सिनेरियो ये है कि ए ने बी को ऑफर कम्युनिकेट कर दी। क्या कर दी? कम्युनिकेट कर दी, तो ऑफर हो गई। अब यहां सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। पहला सिनेरियो याद रहेगा, बी ने ए को ऑफर कम्युनिकेट कर दी, ए ने बी को ऑफर कम्युनिकेट कर दी। बी ने अभी डायरेक्टली ए को नहीं बताया बल्कि सी को बताया। अच्छा, ए जो था उसने क्या करना था? ए ट्रेडिंग बिजनेस में था, मैन्युफैक्चरर नहीं था। ए क्या करता कि पीछे से कहीं से खरीदता 80 रुपए की। होता है, ऐसा होता है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस यही होता है, आप खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, ठीक है। ए ने एक्स से खरीदना था और बेचना था। बी ने सी को बताया कि भाई मैं अगले दिन इसकी ए की ऑफर को क्या करने वाला हूँ? एक्सेप्ट करने वाला हूँ। और सी ने किसको बताया होगा भाई? फिर सेफ, सी ने किसको बताया होगा? ए को। क्या बताया? कि ऑफर एक्सेप्ट करने वाली है। ए ने किससे कमिटमेंट कर ली होगी? एक्स से कमिटमेंट कर ली कि भाई आप 100 kg के बैग मुझे दे दें, ठीक है। बात समझ आ गई? लेकिन किसने कम्युनिकेट किया था अभी? सी ने। बी ने कम्युनिकेट किया था, एक्सेप्टेंस हो गई।
अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस को होल्ड कर ले और मना कर दे आफ्टरवर्ड सी को बताने के बाद, क्या ए बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन ड्यूली एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं है। ये बात क्लियर है? यह समझ आ रही है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रूल है पोस्टल रूल। क्या है? पोस्टल रूल। वो हमें समझना है। वो कौन से पेज पे? ये समझ आ रही है? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में एक रूल है पोस्टल रूल, जो हमें इसलिए समझना है कि वो आपको शायद जब आप वीडियोस वगैरह देखें तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये है पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाओ स्ट्रेट। इसको मैं डालूं? अच्छा यार, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं, जरा साथ रहना मेरे, ठीक है? पोस्टल रूल क्या है? जब आप बाय लेटर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका रूल है कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ऑफर की, कब कम्युनिकेशन, इधर देख लो भाई, नए वाले बच्चे तो बिल्कुल इधर देख लो, अभी लिखना बंद कर दो। पोस्टल रूल क्या है, किस पे अप्लाई होता है? किस पे अप्लाई होता है पोस्टल रूल? इधर आ जाओ इधर। पोस्टल रूल किस पे अप्लाई होगा? जो लेटर के जरिए ऑफर एक्सेप्टेंस होगी। बात क्लियर है? अगर तुम व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस पर पोस्टल रूल अप्लाई, ये लिख लो अपने पास कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। लिखा हुआ भी है लेकिन फिर भी कहीं से अपने पास लिख लो, अपने हाथ का नोट पे लिख लो बेशक। पेज 10 बोला है, पेज 10 कंटिन्यूएशन में पीछे से होता हुआ आ रही है, इधर से होता हुआ आ रहा है कम्युनिकेशन ऑफर। इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। यानी कि अगर आप एसएमएस के जरिए ऑफर दे रहे हैं, फोन पे दे रहे हैं, पेज नंबर 9 और 10 पे, 9 के बीच से या 10 पे आ जाओ, वहाँ जो एक चार्ट बना हुआ है उस पे लिखो इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे ऑफर पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए काम कर रहे हैं, आउटलुक ईमेल के जरिए काम कर रहे हैं तो इस पे पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होगा। ये वो है जो पुराने जमाने में बाय लेटर कम्युनिकेशन हुआ करती थी। वो कैसे होती थी? आपने ऑफर दी है तो आप कैसे देंगे? खत लिख के देंगे, वहां से वो आएगा, एक्सेप्टेंस आएगी तो कैसे आएगी? खत लिख के आएगी। तो खतों की दावत का जमाना था, अब तो गुजर गया। अब तो आपकी जिंदगी में भी गुजर गया, बिजनेस में भी गुजर गया, ठीक है? अब आप भी खत तो नहीं लिखते ना किसी को, क्लियर है? सेव लिखते तो नहीं हो किसी को खत, ठीक है? ना खत है ना कबूतर है। अच्छा जी भाई इधर देखो, अब सब चीजें छोड़ो, सुकून से देखो। अब यहाँ पे अहमद ने 5 जनवरी को एक लेटर ऑफर का बनाया और उसको बाबर को मिला वो लेटर 7 जनवरी को। कब मिला भाई? बल्कि इसको इधर इस तरह देखो, इसी की एग्जांपल देख लो। 1 जनवरी को लेटर दिया जो कि मिला एक्स ऑफ आगरा। क्विक चेक में देखो एक एग्जांपल लिखी हुई है पेज नंबर 10 पे। एक्स ऑफ आगरा सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टू वाई। एक्स ने किसको दिया लेटर? वाई को। ये लेटर कब पोस्ट हुआ और मिला कब? 7 जनवरी को। पहला क्वेश्चन सैफ तुम्हारे लिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रही है? लेटर मिल जाएगा या लेटर भेजा जाएगा? 1 जनवरी या 7 जनवरी?
फिर ऑफर जब कंप्लीट ऑफर तो सीधे आ जाएगी एक्सेप्टेंस तो आई नहीं ना भाई, मैंने तुम्हें ऑफर लेटर भेजा 1 जनवरी को, पोस्ट बॉक्स में डाला, 7 जनवरी को तुम्हें मिला। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? किसी को कंफ्यूजन इसके अलावा? तो यहाँ मैं इधर लेस डाउन भी करता रहूं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुई है? 7 जनवरी को। ये याद रहेगी, आसान है, ये क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? Y sent his acceptance by post on 10 January, which is received by X on 15 January. अब Y ने इसका क्या किया? एक्सेप्ट किया या नहीं किया? पहले तो ये बता, एक्सेप्टेंस हुई? Yes sir. उसने कब भेजी एक्सेप्टेंस? 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस भेजी, जो कि कब मिली? 15 जनवरी। अच्छा, तुम्हें अब ये पता है, क्या पता है तुम्हें? इतनी क्लासों के बाद ये जरूर पता है कि एक्सेप्टेंस के साथ ही क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि एक्सेप्टेंस पे क्या होगा? एक्सेप्टेंस के साथ ऑब्लिगेशन आ जाएगी। एक्सेप्टेंस जैसे ही होगी क्या बन जाएगा? और कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो मतलब ऑब्लिगेशन है। अगर आप पूरा आप नहीं करोगे तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस हैं, ठीक है? तो अगर ये Y ने 10 जनवरी को भेजा और 15 जनवरी को मिला, और से सुनना भैया, इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं, X और Y कब बाउंड हुए? 10 जनवरी। हाँ जी, X और Y कब बाउंड हुए? 10 जनवरी को। 15 वाला कोई नहीं है? 15 वाला है ही नहीं। और जो पेपर देखे हैं वो 10 जनवरी। 10 जनवरी। एक चीज पहले ध्यान में रखो, पोस्टल रूल के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में जो बाइंडिंग है X की अलग है और Y की अलग है। बाइंडिंग यानी X किसी और डेट पे बाइंड होगा, Y किसी और डेट पे बाइंड होगा। पहले तो ये क्लियर कर लो, एक डेट पे दोनों बाइंड नहीं हो जाएंगे। X किस डेट पे बाइंड होगा वो डिफरेंट है, Y किस डेट पे बाइंड होगा वो डिफरेंट है। अब से अभी ये बताओ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो 10 जनवरी को किसको बाइंड होना चाहिए था? Y। जी सैफ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी Y होगा, Y बाउंड हो जाएगा 10 जनवरी को, ऐसा ही है? ठीक है, सही है, क्लियर है? सब क्लियर हो? क्लियर ऐसे नहीं होना मेरे भैया, ऐसे होगा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब जरा ये डब्बे बना के दिए हैं मैंने, उसमें पहले तो रूल नंबर 1 पढ़ लो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। क्या लिखा हुआ है? कब कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन? When it completes when it come to the knowledge of the person to whom it is made। ये तो हमने सही से नहीं बता दिया, ये रूल हमने सही से बता दिया, इसमें तो कोई मुजाहिका मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के 2 रूल है, 2.1 2.2। प्रपोजर कौन है इसमें? X है Y है? कौन है भाई? X है। तो प्रपोजर के लिए कब बाइंडिंग हो रही है? पढ़ो ना, 2.1 पढ़ो। जब Y अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल देगा, when it put in a course of transmission so as to out of the power of एक्सेप्टर कौन है इस केस में? Y। तो जब जैसे ही पोस्ट बॉक्स पे Y ने
क्या डाला, लेटर डाला, तो कौन बाइंड हुआ, इसका कम्युनिकेशन नहीं आई है अभी तक। रूल उल्टा है ये, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ रूल, यहाँ दिल और दिमाग की जंग में कौन जीतेगा, यहाँ दिमाग जीत जाना चाहिए। दिल तो कह रहा है इसको यहाँ बाउंड करो, और इसको, ये उल्टा रूल है। क्यों है वो तुम्हारी डिबेट नहीं है अभी, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा। 10 को कौन बाइंड हो रहे हैं, ये 10 को x बाइंड हो रहे हैं, यानी कि 10 जनवरी को के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्ट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, x। और y कब बाउंड हो रहा है, पढ़ो 2.2 पढ़ो। When it come to the knowledge of proposer, उसको कौन बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो भैया जरा जवाब दो इसका। 15 जनवरी को कौन बाइंड हो रहा है, y बाइंड हो रहा है, यानी 15 जनवरी के बाद y अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे नहीं हट सकता। ये बात क्लियर है, क्योंकि 15 जनवरी को एक्स की नॉलेज में आ जाएगी, एक्स की नॉलेज में आ गया, y बाउंड हो गया। और 10 जनवरी को उसके पास से निकल गया लेटर, x बाउंड हो गया। ये रूल उल्टा है, लिख लो अपने पास। 2.1 एंड 2.2 इज अ रिवर्स रूल। ये रिवर्स रूल है। आपको जो कॉमन सेंस कहता है वो तो ये कहेगा कि भाई y को बाउंड करे 10 जनवरी को, ऐसी कहते हैं, लेकिन ये उल्टा रूल है, तो भूलना नहीं है इसको। यहाँ तक क्लियर हो, तीसरे रूल पे आए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या ऑन कॉन्सेप्ट ये है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो बड़ी सिंपल है कि जब लेटर y की नॉलेज में आ गया तो कम्युनिकेशन हो गई, बट y जब एक्सेप्टेंस लेटर देगा तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी बातें। एक बात ये जाएगी कि प्रपोजर कब बाइंड हो रहा है और एक्सेप्टर कब बाइंड हो रहा है। प्रपोजर कब बाइंड हो रहा है, जब उसकी नॉलेज में नहीं आ रहा है। ऐसा रूल नहीं है, ये उल्टा रूल है। उल्टा रूल का क्या मतलब है कि प्रपोजर जब बाइंड होगा जब y लेटर पोस्ट कर देगा, इवन जब उसकी नॉलेज में भी नहीं है, किसकी नॉलेज में नहीं है, x की नॉलेज में। और y कब बाइंड होगा, जब x की नॉलेज में आ जाएगा। ये क्लियर है, ये बिल्कुल ऐसा रूल है जो आप कहोगे यार ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बट रूल यही है। क्लियर। अब आ जाते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कब तक हो सकती है। रिवोकेशन किसे कहते हैं, रिवोकेशन कब तक हो सकती है। रिवोकेशन का क्या मतलब है, कैंसिल कब तक कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, x अपनी ऑफर को, x अपनी ऑफर को और y अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है। x अगर अपनी ऑफर को रिवोक करना चाह रहे हैं, 7 तारीख से पहले, 7 से पहले एक्स का 7। सोचो देखो, x ने अपनी ऑफर दी, कब दी, फर्स्ट को दी, पहुंची कब, 7 जनवरी, वो बाइंड कब हुआ, 7 को 10 को बाइंड हुआ। तो आइडियली मैं बाइंड कब हो रहा हूँ, तो अगर मुझे रिवोक करना है तो कब से कब तक करने का हो जाए ये रिवोकेशन, मेरी बाइंडिंग होने से पहले। भाई अगर आपने ना बोलना है और कबूल है नहीं बोलना तो कब तक बोल सकते हो। अगर कबूल है 3 बार बोल दिया तो फिर ना नहीं हो सकती। ऐसा तो है ना, ये तो रूल पता है ना भाई, बड़े होके सारे रूल पता चल जाएंगे। तो अगर एक बार आपने निकाहनामा साइन कर दिया तो रिवर्सल मोड खत्म हो गया, वो फिर डिफरेंट तरीका है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार अब मुझे डर लग रहा है, ठीक है, जो हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्लिगेशन क्रिएट होने से पहले रिवोकेशन हो सकती है। लिखो अपने पास, ये
revocation of either offer or acceptance. Revocation of offer and acceptance can be done before the arising of creation of obligation. क्या मतलब हुआ? जब जिसकी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है उससे पहले वो अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, आफ्टरवर्ड नहीं कर सकता। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको रूल नंबर 3.1 और 3.2 समझ आ जाना चाहिए। जो क्या कह रहे हैं? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड at any time before 2.1। 2.1 में क्या हो रहा था? प्रपोजल बाउंड हो रहा था। तो प्रपोजल कब तक रिवोक हो सकता है? कब तक हो सकता है भाई? प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकता है अपनी प्रपोजल? पढ़ो, तुम रूल नहीं पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ो पहले। दोबारा हो इधर। x कब बाइंड हो रहा है? 10 पे हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? 2 पॉइंट, हाँ, और y कब बाउंड हो रहा है? 2.2 में लिखा है ये। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रिवोकेशन कब तक हो सकती है? तो कब तक हो सकती है? हाँ जी, क्या रूल क्या लिखा है? रूल पढ़ के बताओ। 2.1 क्या था? A proposal can be revoked at any time before 2.1। तो 2.1 की डेट क्या थी? तो 10 जनवरी को जब वो लेटर पोस्ट कर रहा है, कौन? वाई। समझ रहे हो? सिनेरियो आ रहा है समझ में? वाई जब लेटर रिवोक कर रहा है उससे पहले आपका रिवोकेशन लेटर पहुंच गया तो रिवोकेशन वैलिड है। अगर रिवोकेशन लेटर नहीं पहुंचा तो रिवोकेशन वैलिड नहीं है। ये याद रहेगा भाइयों। सरकार आपको अभी भी नहीं लगा कंफ्यूजन है? समझ आ रहे? कोई कंफ्यूजन है इसमें? 3.1 क्या कहता है कि अगर आपको रिवोकेशन करनी है तो दैट शुड बी डन बिफोर एक्स इज गोइंग टू बी बाउंड। एक्स अपनी ऑफर को कब रिवोक कर सकता है? 10 जनवरी से पहले, क्योंकि 10 जनवरी को ये बाइंड हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब रिवोकेशन नहीं है। सॉरी, वाई के लिए क्या रूल है? एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर 2.2 बट नॉट आफ्टरवर्ड। वो कौन सी डेट है भाई? 15 जनवरी। यहाँ तक याद रहेंगी चीजें, ठीक है? यहाँ तक हम इसको होल्ड कर दें। बट ये जितनी चीजें अभी पढ़ी हैं भाई, फॉर गॉड सेक रिवाइज साथ साथ करोगे, वरना ये ऐसी वाइप आउट होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे पास पेपर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तुम लोग तो कराएं क्लास में। पास पेपर के काफी क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है? यहाँ पे हम रोकते हैं क्लास को इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? सैटरडे को। सैटरडे को वी स्टार्टेड विद फ्री कॉन्सेंट, और वो फ्री कॉन्सेंट का चैप्टर अब जो है ना, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट पता है ना अब क्या होती है आप लोगों को? पता है? चैप्टर 1 नहीं पढ़ा? लास्ट क्लास से पहले पढ़ा हमने। चैप्टर 1 के अंदर फ्री कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। तो भाई अपनी चीजें रिवाइज करके रखो यार। देखो मेरे भाई, लॉ इतना आसान नहीं है कि आप जाओगे और पेपर पास करके आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्ट्रेटेजाइज किया हुआ होगा हमने, देन वी विल बी पास। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि आप गए पेपर दिया और पास हो गए। कैफ का कोई पेपर ऐसा नहीं है, ठीक है? ये इस बार रिजल्ट अच्छा है तो 45 है, बट 45 में मेरा कहना फिर वही है कि 100 बच्चे में अगर 45 पास हो रहे हैं तो 55 क्या हो रहा है? अगर तुम 60% में रिजल्ट आ जाए और तुम 40% में हो तो तुम्हारे लिए कोई मैटर करता है?
और 20% रिजल्ट आया और तुम पास हो, तो तुम्हें कोई मसला है? पॉइंट ये नहीं है कि रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, पॉइंट ये है कि तुम उस अच्छे में हो या बुरे में हो। तो इस चीज़ को ध्यान में बिठा लोगे और इसी के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो काम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, टाइम कम है, 3 महीने रह गए इफेक्टिवली। अगस्त को नहीं काउंट करो ना, टीचिंग के लिए तो काउंट नहीं करो, रिवीजन और दूसरी चीज़ों के लिए, बट टीचिंग के लिए 3 महीने। 3 महीने का पेस थोड़ा ज़्यादा सही होगा, तो उसके लिए तैयारी यही करनी है हमने कि भाई अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होती है।